हेलो स्टूडेंट्स, यानी फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। लगभग 95% टॉपिक हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आप इंटेक्स भी देख रहे होगे, मतलब जो पाठ्यनिहित प्रश्न है वो मुश्किल से 4 से 5 आपके लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन बचे हुए हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट अबाउट आपको डिफेक्ट का एनालिसिस करवाया और सभी टाइप के जो डिफेक्ट थे उनका हमने लैटिस का डायग्राम बनाते हुए उस कंसेप्ट को क्लियर किया था। होपिंग आप लोगों का डिफेक्ट वाला जो टॉपिक है वह बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। डन। अब इसके जस्ट बाद दो सेक्शन आपके और बचते हैं सॉलिड स्टेट में। एक तो आपका है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और दूसरा है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है वहां वाला टॉपिक थोड़े बहुत आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर बात करें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो यहाँ वाला टॉपिक, ध्यान से सुने, यहाँ वाला जो आपका टॉपिक है वो बहुत खास इंपॉर्टेंट पहली बात तो नहीं होता। दूसरी बात कि जो भी आप इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करोगे हम तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग में पॉइंट्स तो पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर। आप फिजिक्स का सेकेंड वॉल्यूम का सेकेंड लास्ट चैप्टर अगर आप देख रहे हो, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे लास्ट चैप्टर होता है फिजिक्स में 12th क्लास में, और उससे जस्ट एक चैप्टर पहले आपका होता है सेमीकंडक्टर। डन। तो वहां आपका कंप्लीट चैप्टर है जहां पे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इन डिटेल, और सीबीएसई में तो वो 8 मार्क्स का टॉपिक होता है। मतलब काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार टॉपिक होता है। आपको तो खैर यहाँ पर सर भी काफी सही तरीके से पढ़ाएंगे। अभी लास्ट टाइम बात हो रही थी आपके इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो सर ने कहा था कि ये टॉपिक तो सर मैं आपको मतलब सारी चीजें सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, वहां से मैं चीजें कनेक्ट करते हुए बताता हूँ, तो ज्यादा तो दिक्कत आपको आएगी नहीं। सही है। बाकी आपके जो एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दे रखे हैं हम उन पॉइंट्स को बस केवल और केवल सबमिट के यहाँ पे लिख लेते हैं। डन। स्टार्ट करेंगे। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एक साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगेन थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका, ऐसा इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं बनता है, इसीलिए इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूं जिसमें से आप कुछ का पॉइंट्स तो पहले से भी जानते होंगे, कुछ का पॉइंट्स पहले से भी आप जानते होंगे कि क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड का। हम तो बस केवल उन्हीं सभी पॉइंट्स को रिकॉल कर रहे हैं और कुछ का नए नए डेटा आपके सामने पेश करेंगे। स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली सॉलिड को तो हमने एक तो बांटा था उनके अरेंजमेंट्स के बिहाफ में क्रिस्टलाइन, और दूसरा क्या बोला था आपने, एमॉर्फस। डन। और उसके बिहाफ में जो भी कैटेगराइजेशंस आपको पढ़ने थे वो सारी बातें हमने आपको बता दी। डन। अब सॉलिड को उसके विद्युतीय गुण के हिसाब से, विद्युतीय गुणधर्म के हिसाब से फर्दर 3 पार्ट में बांटा जाता है। किसके पार्ट में, किसके बिहाफ में बांटा जाता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? मतलब आपका जो भी सॉलिड है वह आइदर अपने थ्रू, लेट्स से मान लो कि आपका क्या है, एक सॉलिड है ना सॉलिड। अब एक क्या करेगा, जब अगर आप बाहर से कोई विभव अप्लाई करोगे, मतलब जब अगर आप बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई करोगे इस सॉलिड के अक्रॉस, मतलब एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो आइदर यह सॉलिड क्या करेगा, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देगा, या नहीं तो अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। दो बातें बताएं कि आइदर वह आपका सॉलिड अपने थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, या नहीं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, या नहीं तो पार्शियली पास होने देगा। जी हाँ, एक और वर्ड क्या आपका नया ऐड हो रहा है यहाँ पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत कम अमाउंट पे लेकिन वो पास तो जरूर होने देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडक्टिविटी वी कैन से दैट कि आपका जो सॉलिड है उसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक आपका कहलाता है कंडक्टर, बचपन से ही सुनते आ रहे होगे आप, और एक आपका कहलाता है इंसुलेटर, और एक आपका कहलाता है सेमीकंडक्टर। क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर कहलाता है। डन। अच्छा जी, अगर हम बात करें ये तीनों आपने बांटा किसके बिहाफ पे बांटा? आपने चालकता के बिहाफ पे बांटा है, मतलब कंडक्टिविटी के बिहाफ पे बांटा है। डन। और अगर हम आपको सॉलिड के बारे में बताएं, अब जैसे मैटर के 3 स्टेट होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर, हियर गैस, ये तो 3 मैटर का स्टेट होता है। उन तीनों स्टेट में से मैटर का जो सॉलिड का जो कंडक्टिविटी का रेंज है वो काफी बड़ा रेंज इंटरवल होता है। रेंज मतलब समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो भी सॉलिड, जो ये 3 टाइप के हैं आपके, ओवरऑल जो सॉलिड है उसके जो कंडक्टिविटी का रेंज है वह काफी ज्यादा है। मतलब मैं आपको अगर बताऊं 10 की पावर -20 से लेके आपका 10,000 तक के करीब में ये कंप्लीट रेंज कवर करता है आपका कोई भी सॉलिड और उसकी कंडक्टिविटी। डन। अब ये क्या है चीजें, एक एक करते हुए पॉइंट में लिखते हैं, फिर हम अपने अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी
कंडक्टर डिफाइन करेंगे, इंसुलेटर डिफाइन करेंगे एंड सेमीकंडक्टर डिफाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं आप यहां पे, अ सॉलिड हैव वाइड रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, विजुअली को ऐसे लिखते हैं हम लोग, विजुअली क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस का 20 टू क्या डालोगे आपको हमने कितना बताया 10 की पावर 4, और कंडक्टिविटी का बच्चों यूनिट होता है, आपने लिखा ना यहाँ पे कंडक्टिविटी। ये अपन ना तीसरा चैप्टर आपका जो है विद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां इन डिटेल बात करेंगे। अभी तो बस आप केवल और केवल लिख लो कि क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या इसका यूनिट होता है। एक्चुअली इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स, और आगे क्या लगा दोगे आप, मीटर इनवर्स। क्या लगाना आपने को, ओम इनवर्स, और क्या हो जाएगा आपका मीटर इनवर्स। तो आपका क्या हो जाएगा, एक सॉलिड का काफी ज्यादा लंबा चौड़ा कंडक्टिविटी का रेंज होता है, और वह कितना होता है 10 की पावर माइनस 20 से लेके 10 की पावर माइनस 4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आ जाइए जरा, फिर हम अपन सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ its conductivity, on the basis of its conductivity, a solid can be further categorized into three different parts. 2 सेकेंड, into three different पार्ट्स। एक बार चेक कर लूं कि ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। 2 सेकेंड रुकिएगा। हाँ आ रहा है, आ रहा है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंडक्टिविटी अ सॉलिड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। कौन सा नाम है उसका, जिसमें से सबसे पहला आप तो क्या लिख लोगे, इसके अंदर में आ जाएगा आपका कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला तो आपका आ जाएगा कंडक्टर, दूसरा आपका बन जाएगा इंसुलेटर, और तीसरा आपका बन जाएगा सेमी कंडक्टर। डन ना। तो अपन तो क्या करते हैं, पहले कंडक्टर को डिफाइन भी कर देते हैं, और फिर दूसरा इंसुलेटर को भी डिफाइन कर देंगे, एंड तीसरा सेमी कंडक्टर को भी डिफाइन करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। डन। तो तीनों को एक साथ लिखने के जस्ट बाद, फिर आप चाहो तो लिख भी लो, काम कर लो, आपका नोट्स तो इसी हिसाब से बन रहा है। तो दूसरा आप क्या लिख लो, दूसरा लिख लो आप इंसुलेटर। क्या लिखना है आपने को, इंसुलेटर। डन। एंड थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला आपका क्या बन जाएगा, ये तीसरा है अर्धचालक, जिसको हिंदी में कहते हैं, और उसको क्या बोल देंगे, सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर। डन। अब इंसुलेटर्स कर दो, सेमी कंडक्टर्स कर दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला, जो कि आपका कंडक्टर। बहुत ज्यादा बड़ी चीजें तो अपने को नहीं समझनी है, बस केवल और केवल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी अपने को बस पता रखना है कि कंडक्टर्स का रेंज क्या होता है। दैट्स इट। आप सब जानते हो कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू क्या होने देगा, पास होने देगा, कॉल्ड व्हाट आवर, कंडक्टर। इंसुलेटर किसको बोलोगे, जो अपने थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, क्या कहला जाएगा, इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर का क्या बोल देंगे, सेमी मतलब क्या हो गया, आधा। हिंदी में तो उसका मतलब ही होता है अर्धचालक। डन। तो उस केस में आप क्या बोल दोगे, जो पार्शियली मतलब आंशिक रूप से इलेक्ट्रिसिटी का मतलब धारा का प्रवाह कर दे देता है, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, वह हमारा कहला जाएगा सेमीकंडक्टर। डन। तो चलिए जरा लिखना भी स्टार्ट करते हैं और समझ भी लेते हैं। कोई बहुत बड़ी बात है तो हम आपको बता नहीं रहे। कंडक्टर्स क्या लिखोगे, दो सॉलिड विच कैन पास current electricity through itself when it is subjected to some potential difference,
पोटेंशियल लास्ट ही आता है एक्चुअली आपका यहाँ पे आपके फ्रेम में ना, ये पोटेंशियल तक के करीब में लास्ट रहेगा। टू सम व्हाट सम पोटेंशियल डिफरेंस, सम टू व्हाट टू सम तक तो लिख ही दिया, आगे क्या लिख देंगे यहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियल लिख दिया ना, हाँ जी, पोटेंशियल के आगे क्या आ जाएगा डिफरेंस। बात समझ में आ जाएगा। वो सॉलिड कंडक्टर किसको बोल रहे हो, वो सॉलिड जो कि किसको पास करने देगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा, किसके थ्रू, अपने थ्रू। कब, जब उस पर क्या अप्लाई किया जाए, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक्सटर्नल पोटेंशियल फील्ड अप्लाई किया जाए, तो यह हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। वही सारे मटेरियल आपके क्या कहलाते हैं, वही सारे मटेरियल आपके कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या, कि सेकेंड तो पॉइंट में आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये इतना बड़ा रेंज है, ऑब्वियसली इसमें से कुछ पोर्शन किसका होगा, आपका कंडक्टर का होगा, कुछ पोर्शन क्या होगा आपका सेमी कंडक्टर का होगा, और कुछ पोर्शन क्या होगा आपका इंसुलेटर का होगा। यही तो होगा, तभी तो इतना बड़ा रेंज आपका यहाँ पे बन रहा है ना। आए बता रहा हूं मैं आपको कि कंडक्टर्स के क्या रेंज होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, कंडक्टर्स हैविंग कंडक्शन रेंज, कंडक्टिविटी रेंज, कंडक्टर्स हैविंग कंडक्टिविटी रेंजेस फ्रॉम, कहां से कहां होता है, यह आपका हो जाता है 10⁴ टू व्हाट 10⁻⁴, क्या बोल दोगे, लास्ट कहां जा रहा है, हाँ जी 10⁻⁻20 से कहा बोला हमने आपको, 10⁻⁻20 से 10 क्या बोल दिया हमने आपको 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10⁻4 से लेकर के आपका हो जाएगा बाबू 7 कर लो, यहाँ पे 10⁻7 तक के करीब में जाता है ना। तो 10⁻4 से कितना हो जाएगा 10⁻7, आप बोल दो यहाँ पे ओम। ये तो सब कुछ जानते हो ना, रेजिस्टेंस का आपका क्या होता है, मात्रक होता है, प्रतिरोध का ओम इनवर्स, बगल में क्या लगा दोगे मीटर इनवर्स। एक्चुअली इसका रेंज कहां से कहां जाता है, 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻7 तक के करीब में जाता है। थ्योरेटिकल डेटा है, आपको तो मैं बोलूं ये याद भी नहीं करना, पेपर में आपसे पूछने भी नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप देख भी चुके थे पहले, आपसे पूछने लायक थे, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव एज वेल एज न्यूमेरिकल में। तो सारी चीजें आपकी ऑलरेडी है ही सही, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस केवल डेटा को लिख लो। मेरे को तो नोट्स मेंटेन करना है, इसलिए अपन यह टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जी मेंस वगैरह में तो इस टॉपिक के बारे में बोले, शायद ही इस टॉपिक पर कभी फोकस किया होगा लास्ट 15-20 साल। जी मेंस की बात करते हैं, हाँ इलेक्ट्रिकल की जगह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर फिर वो फोकस करता है, बट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करता, क्योंकि वो अपना एक क्वेश्चन क्यों बर्बाद करेगा, कि जब अगर उसको इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाना है तो सेमीकंडक्टर जो फिजिक्स का पोर्शन है वो पूरा खुला हुआ है वहां पे, तो यहाँ वाले टॉपिक से तो कुछ बना ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो कभी भी यहाँ वाले पोर्शन पे हाथ नहीं लगाता सॉलिड स्टेट में। बट हम आपको फिर से बता देते हैं कि चलिए भाई हम लोगों ने तो फिर स्टार्ट करा है तो पूरा कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अगेन सेकंड वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका, वह कहलाता है आपका इंसुलेटर। क्या कहलाएगा आपका इंसुलेटर। डन। क्या कहला जाएगा आपका कहला जाएगा इंसुलेटर। अगर हम बात करें जरा इंसुलेटर के बारे में तो क्या कर सकते, किसको बोलोगे आप इंसुलेटर, बताओ। इंसुलेटर तो उसको बोलोगे जो क्या नहीं पास करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करें, बस वही चीजें अपने को यहाँ पे लिखनी है। फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, दो सॉलिड्स which cannot pass current electricity through itself when it is, सेम वही चीज आपको चिपकानी है, when it is subjected to, ताकि आपका नया डेफिनेशन बहुत अलग अलग याद ना करना पड़े। एक भी याद होगा तो आपका क्या हो जाएगा, when it is subjected to some potential difference। सम हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन आप लिख लें, यहाँ पे लिख दिया तो हम लिख ही देते हैं सम पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक पॉइंट हो गया। अब इसके रिगार्डिंग में सर अब इसका भी कुछ ना कुछ तो रेंज होगा ना। जैसे इसका रेंज आया 10⁻⁴ से लेके 10⁻7, वैसे सर इसका भी तो कुछ ना कुछ रेंज होना ही चाहिए। अब इसका रेंज क्या होता है उसकी बात मैं आपको बताऊं, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो, कंडक्टर तो लिख दिया अब आपने, क्या लिखना अगला लिखना है इंसुलेटर्स। सही जा रहा ना, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रहा आप लोगों को। इंसुलेटर्स हैविंग कंडक्टिविटी
रेंजेस फ्रॉम, क्या करना है, कंडक्टिविटी, रेंजेस फ्रॉम, कंडक्टिविटी रेंजेस फ्रॉम, कहां से कहां रेंज करेगा बताइएगा जरा आप लोग। ये रेंज करता है आपका 10 की पावर माइनस का बेस, ऑब्वियसली लास्ट वाला सेक्शन ये कवर करेगा, करेगा ना। 10 की पावर माइनस बेस टू 10 की पावर माइनस का 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये तो हो गया आपका दूसरा पॉइंट। फिर अगर अपन बात करें थर्ड वाला, जो कि आपका क्या कहलाता है, जो कि आपका कहलाता है इंसुलेटर, क्या कहलाता है, इंसुलेटर, सॉरी सेमीकंडक्टर कहलाता है। मैं उसको कहां नोट करूं ये मैं सोच रहा हूं। इंसुलेटर की बात करते हैं। अब इंसुलेटर की बात कैसे करें, कर दे यहीं पे आ जाएगा, कर ही देते हैं, लिख लो जरा। थर्ड आपका क्या पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका तीसरा वाला जो है वह आपका कहलाता है सेमीकंडक्टर। एक वाले में एक पूरा ही कंप्लीट करते हैं। क्या अपने पास सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा पता है। अब दो सॉलिड विच कैन पार्शियली पास करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ, बस इतना ही लिखेंगे। वो तो सब अपन जान रहे हैं कि व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस, जब कभी भी आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दोगे नहीं तो कहां से ही वो पास करेगा। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, दो सॉलिड्स which can pass current electricity partially, क्या बोला हमने, आंशिक रूप से को हमने यहाँ पे अंग्रेजी में वर्ड लिखा है पार्शियल, आंशिक को क्या बोलते हैं, पार्शियली बोलते हैं। अभी सॉल्यूशन चैप्टर में आपको ये वर्ड ना बहुत बार सुनने को मिलेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर वगैरह करते हैं ना, विच कैन पास करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली थ्रू इटसेल्फ, पार्शियली और आगे क्या लगाना है आपको, थ्रू इटसेल्फ, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, क्या लिखेंगे आगे, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, आगे लिख लेना यार जो आपका क्या है, सम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू सम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट, सेमीकंडक्टर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आता है कि सर जी अब इसका रेंज क्या होगा, इसके बारे में बताएं। मतलब अब इसका रेंज क्या आने वाला है, तो इसका रेंज ऑन एन एवरेज क्या हो जाता है। अब अगर हम सीधा सीधा ना यहाँ पे रेंज वर्ड करते हुए लिख देते हैं, अब उसका मिड वाला रेंज हो जाएगा। मिड वाला रेंज क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 से लेकर के आपका कितना हो जाएगा, 10 की पावर आपके पास माइनस के 6 तक के करीब में पहुंच जाएगा। कहां तक के करीब में पहुंच जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 से लेकर के आपका वो रेंज कहां पहुंच जाएगा, 10 की पावर 4 तक के करीब में पहुंच जाएगा ना। तभी तो 4 से लेके 7 वाला जो रेंज होगा आपका वह किसका हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा कंडक्टर का ना। तो ये आपका कहां से कहां पहुंचेगा, 10 की पावर माइनस 6 से होता है एक्चुअली, माइनस 6 से लेकर के 10 की पावर 4 तक के करीब में ओम इनवर्स और क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर इनवर्स आ जाएगा। फटाफट आप इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को आप नोट कीजिए एंड देन आफ्टर अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, अपन स्टार्ट करते हैं फर्दर कि कैसे आपका ये कंडक्टिविटी शो करता है, उसके कुछ का डायनामिक एक्सप्लेनेशन। फटाफट इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया क्या, चलिए जब आपने इसको नोट कर लिया फिर अपन बढ़ते हैं आगे और इसको अपन पूरा साफ करते हैं। टॉपिक आपका पहला वाला तो क्लियर हो गया, किस तरीके से आपने फर्दर सॉलिड को बांटा उनमें बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी बातें आपको बता दी। अब क्या बात आता है कि आपने पढ़ा इसके अंदर में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड, और आपने क्या पढ़ा, सेमी कंडक्टर। मोस्टली तो अपने को क्या डील करना है, मोस्टली अपने को कंडक्टर के अंदर में मेटल्स के बारे में बात करना है ना, क्योंकि मेटल्स ही तो वो वैसे कंडक्टर्स होते हैं जो आपका क्या करता है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मतलब अगर हम किसी भी मेटल की बात करें तो मेटल के कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो कितना आता है मेटल का कंडक्टिविटी, 10⁻⁷ वाला। ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपने देखा था कि कंडक्टर्स का रेंज कितना होता है, 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ का रेंज होता है कंडक्टर का। किसका रेंज होता है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी का होता है ना। जिसमें से अगर मैं मेटल का एग्जांपल लूं, आपके जो भी मेटल्स हैं, मोस्टली आपके जो मेटल्स हैं उनका जो कंडक्टिविटी होता है वो 10⁻⁷ के ऑर्डर का होता है। कितने का ऑर्डर का होता है, 10 की पावर 7 वाला जो लिखा था सबसे आखिरी वाला, उसके ऑर्डर का होता है। और आप सबके सब ये बात जानते भी हैं कि मेटल तो बहुत ही ह्यूजली बोल लो आप, या फिर आप बोल लो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होता है ना आपका मेटल। तो चलिए अपना जो अगला टॉपिक है वो यही है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन व्हाट मेटल्स, उसको अपने को डील करना है। क्या करना है,
उसको अपने को डील करना है। तो चाहे तो आप हेडिंग में डाल सकते हैं इसके अंदर में ही इलेक्ट्रिसिटी, फिर आप ये लिख लें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इन मेटल्स, इन मेटल्स। अपने को मेटल के अंदर में क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वो पॉजेस करता है उसके बारे में अपने को बात करना है। डन, चलिए अब इसके अंदर में तो आप सबसे पहले पहला पॉइंट लिख लो। क्या लिख सकते हैं? मेटल्स, मेटल्स आर दोज कंडक्टर, आर दोज कंडक्टर्स, कंडक्टर्स whose conductivity, पॉइंट से बच्चों अपने को लिखना है यहाँ पे, whose conductivity, सब रटा रटा है पॉइंट्स होगा आपके लिए, whose conductivity। ऐसा चाहे बहुत ज्यादा तो दिमाग लगाना नहीं है, बस जानकारी है जो कि मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। हाँ, एक जगह भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एनर्जी बैंड समझने में, तो वो तो अपन बहुत अच्छे से समझ लेंगे। डन, तो लिखते भी चल सकते हो आप पैरेलली। मेटल्स आर दोज कंडक्टर whose conductivity is the order of what? 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इस ऑर्डर का होता है कंडक्टिविटी। किसकी बात करें हम लोग? मेटल की बात कर रहे हैं। डन, अब अगर हम बात करें मेटल का, तो मेटल के बारे में कुछ का पॉइंट्स पहले सुन लेते हैं एंड देन आफ्टर उससे एसोसिएटेड जो भी बातें हैं वो सारी बातों को हम आपको यहाँ पे लिखवा भी देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेटल की बात करते हो, मेटल दो स्टेट में हो सकता है। अगर हम नॉर्मल अगर लेकर के चल रहे हैं, इधर आपका कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड, या फिर आप किस स्टेट की बात कर सकते हो? उसके मोल्टेन स्टेट की बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो? मोल्टेन स्टेट की बात कर सकते हो। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मेटल का, तो मेटल आइदर आपका सॉलिड स्टेट में हो या फिर आपका मोल्टेन स्टेट में हो। इन दोनों स्टेट में, ध्यान से सुने, इन दोनों स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि अब अगर जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो उसके पीछे के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास ऑन होने दे रहा है? वह रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आपका होता है उसके बाह्य कक्ष में। क्या बोल रहा हूं? उसके वैलेंस सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या बोला हमने आपको कि मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज व्हाट? एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। मेटल आपका सॉलिड एंड मोल्टेन दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या बताया मैंने आपको, और ये आपने 8वीं 9वीं क्लास में भी सुना होगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेटल्स जो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ना सॉलिड या मोल्टेन स्टेट में, क्यों कर रहा है, कैसे से कर रहा है? उसके आउटर मोस्ट सेल में, जानते हो ना, बीच में न्यूक्लियस होता है, आपने पढ़ा भी होगा, फिर सेल होते हैं, फिर कुछ सब सेल्स होते हैं ना। तो जो सबसे बाहरी सेल है, उस बाहरी सेल में क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नंबर एक बात। ये तो बात आपको समझ में आ गया। चलिए ये दोनों पहले जो भी बात मैंने आपको बताया, इसको एज अ पॉइंट वाइज मैं आपको लिखवा देता हूं। इसके जस्ट बाद हम आगे की बात करते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? मेटल कैन कंडक्ट, ज्यादा पॉइंट हो जाएगा तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फिर दिमाग में रुकेगा ही नहीं आपको, ना। मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। एक तो सॉलिड में, और दूसरा कौन से स्टेट में कर सकता है? मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। नंबर एक बात ये हो गया। अब दूसरी बात कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो कर रहा है, उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? अपने को तो सॉलिड ही डील करना है मोस्टली, है ना। अपन तो चूंकि चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। डन, आइए बात करें जरा इस सॉलिड स्टेट के बारे में। रेस्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं कि मोल्टेन के बारे में बहुत बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू हो जाने दो, हम मोल्टेन स्टेट की ही सारी बातें करेंगे। हम एक सॉल्यूशन के अंदर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है जब अगर हम दोनों साइड से इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर में डिप करते हैं। बड़ी बड़ी बातें वहां भी हम बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और सारी बड़ी बड़ी बातें वहां पे भी सीख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो न्यूमेरिकल के लिए होता है, जहां तो मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स देने वाला हूँ, कंप्लीट लॉग वॉग भी सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। अभी तो शायद से इस चैप्टर में लॉग नहीं आया होगा, आया क्या कहीं लॉग?
नहीं, इस चैप्टर में तो कहीं लॉग नहीं आया यार, इस चैप्टर में तो अपने नॉर्मली कैलकुलेट करो। अगले चैप्टर में लॉग है? हार्डली है। अगले चैप्टर में भी आपका लॉग का तो यूज नहीं है। हाँ, लेकिन थर्ड चैप्टर में तो लॉग के बतेरे यूज है, जहां आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते होगे, और जो बायो वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होते होंगे लॉग से। बट बिल्कुल टेंशन मतलब, मैं तो आपको बहुत आराम से बता दूंगा वहां पे लॉग के बारे में, और आपके सामने खुद जैसे इस चैप्टर में भी कैलकुलेट करके आपके इंटेक्स के क्वेश्चन करके दिखाएं, ताकि आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई जब सामने वाला बंदा खुद कर रहा है कि गुना भाग, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। एक बार जहां आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया, फिर तो पीसीएम कुछ नहीं हो, सबके सब तो बस एक भूत है जिसका खूबिया आपके अंदर में है। डन। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, फिर मैं कर सकती हूँ। एक बार जहां आपने खुद से करना स्टार्ट कर दिया, मजाक नहीं कर रहा, फिर उस दिन के बाद से कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर और कोई टॉपिक आपका टफ नहीं होगा। उसके बाद से सारे चैप्टर मतलब बिल्कुल ही हल्के लगने लग जाएंगे। चीज का तो आप भरोसा करें। बाकी नंबर तो आपका चल ही रहा है ऊपर या फिर नीचे कहीं पे भी टास्क बार में, वहां से आप मेरे को कॉल कर सकते हो कभी भी आप परेशान हो तो। किसी भी टाइप की चीजों में अगर आप परेशान हो, एक बार आप मेरे को जरूर बताओ, जरूर हम आपकी परेशानी जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे। इतना, चूंकि अभी तक के करीब में बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेरे से कनेक्ट कर भी चुके हैं, आइदर ऐप के थ्रू या फिर पास्ट में जहां जहां पे भी मेरा काम करना हुआ, राजस्थान या फिर दूसरा एमपी, तीसरा आपका कोटा, 3 जगह काम करना जहां जहां पे भी हुआ अपना, ऑब्वियसली उन तीनों जगह पे बच्चे लोग अभी भी कनेक्टेड और बहुत सारी चीजें मेरे से पूछते हैं। डन। आज ही जरा बात तो बाद में करेंगे, अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज व्हाट नेक्स्ट हियर मॉल्टेन स्टेट, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। कहां प्रेजेंट होंगे भैया? इन आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल। शेल में सी डबल नहीं होगा, शेल होगा एक्चुअली। शेल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तालव्य वाला शेल, है ना। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल आर द रिस्पॉन्सिबल factor to conduct electricity। क्या बोल रहा हूं मैं? टू कंडक्ट व्हाट? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, वही क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। 2 पॉइंट तो मैंने आपको बोला, 2 पॉइंट मैंने आपको लिख के भी यहाँ पे दिखा दिया। नंबर 1 बात। अब दिमाग में बातें क्या आती है? अब दिमाग में आती है कि सर वो एक एग्जैक्टली आप अगर अपने एनसीईआरटी को देख रहे होगे, तो आपको कुछ तो बैंड वैंड टाइप का वहां नीचे जस्ट लास्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा ना, तो उसी से एसोसिएटेड अपने को कुछ कंसेप्ट समझना है। कुछ कर बातें तो पहले सुन लो, फिर तो मैं आपको उसको यहाँ पे नोट करके बता दूंगा। हम बाकी तो अपना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो पता ही है, यूं करेंगे सामने में डायग्राम आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा, हम रहो, अभी तो पहले पॉइंट सुन लेते हैं, फिर हम उस डायग्राम को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और अगेन विश्वास रखिए, फिजिक्स में तो उस टॉपिक का फिर जो भी आपको डायग्राम देख रहे होगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वहां तो कतई कायदे से क्लियर होगा, और वही सारी चीजें ही मेनली पढ़नी है। और 8 नंबर का चैप्टर वहां सीबीएसई पूछने के लिए बैठा है, फिर आपके स्टेट बोर्ड पूछने के लिए बैठा है, डना। तो यहाँ वाले टॉपिक के लिए टेंशन तो पहली बात नहीं लेना, बाकी आगे कहानी सुने कि सीन क्या है। अब एग्जैक्टली क्या होता है? आपने 2 टाइप का ऑर्बिटल सुना होगा। एक तो सुना होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, सुना ना? अरे एस, पी, डी और एफ, ये सब क्या है? गलत जवाब। ये सब के सब आपके सबसेल्स हैं। क्या है? सारे के सारे सबसेल्स हैं। पी के अंदर में जो आप पीएक्स बनाते हो, पी के अंदर में जो आप पीआई पीवाई बनाते हो, और पी के अंदर में जो आप पीजेड बनाते हो, वो आपके ऑर्बिटल्स हैं। डी के अंदर में डीएक्सवाई बनाते हो, डी के अंदर में डीवाईजेड बनाते हो, डी के अंदर में डीजेडएक्स बनाते हो, डी के अंदर में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाते हो, और डी के अंदर में जो डी जेड स्क्वायर बनाते हो, वो आपका क्या है? ऑर्बिटल्स। कोई अगर बोले एसपीडीएफ क्या है, तो ये सबके सब आपके सबसेल्स होते हैं। कभी भी इनको ऑर्बिटल्स ना बोलो। हाँ, एस के केस में आप बोल सकते हो, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, वही ऑर्बिटल्स भी हैं और वही सबसेल्स भी हैं। डन यहाँ तक के करीब में। तो अभी अपन बात कर रहे थे रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि जो भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो मेटल्स के जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो इतने पास पास में होते हैं। बाहर वाले की बात कर रहा हूं मैं आपको। वो क्या करते हैं? वो आपस में इतने क्लोज होते हैं कि वह एटॉमिक ऑर्बिटल अपने आप में क्या कन्वर्ट कर लेता है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर लेता है। किस में कन्वर्ट कर लेता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर लेता है। और पास पास में होने की वजह से वह एग्जैक्टली क्या बनाना स्टार्ट करता है? वह बैंड बनाना स्टार्ट करता है। क्या बनाना स्टार्ट करता है? वह बैंड का रूप लेता है।
किसका रूप लेता है? बैंड का रूप लेता है। और जिस बैंड में या फिर जिन बैंड में क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर से सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जो भी आपके मेटल्स की बात करें तो मेटल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, आउटरमोस्ट शेल की बात कर रहा हूं मैं, वो इतने पास पास में होते हैं। क्या होते हैं? इतने पास पास में होते हैं कि ये सबके सब किस में कन्वर्ट करते हैं अपने आप को? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट करते हैं, एंड सो दैट कि क्या फॉर्म कर ले जाए? ये बैंड फॉर्म कर ले जाए। तो क्या बना लिया यहां से? अल्टीमेटली बैंड बना लिया। बैंड दिखता कैसा है? तो कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना, ये इस टाइप का ना अपने उसको रिप्रेजेंटेशन के रूप में यू बना देते हैं, बैंड। डन, सही है यहाँ तक की कड़ी में। तो बैंड के भी बारे में अभी थोड़ी देर में डायग्राम पे भी मैं पहुंचूंगा। तो एक बात सुनो जरा, बैंड भी आपका दो टाइप का होता है। एक तो आपका क्या होता है? एक को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं। किसको बोल रहे हैं हम लोग वैलेंस बैंड? वैलेंस बैंड किसको बोल रहे हैं? वैलेंस बैंड को तो देखो डॉट लगाना ज्यादा बढ़िया। इसको क्या कर दो? इसको शेड कर दो, बहुत बेहतर रहेगा कि अगर आप इसको शेड ही कर दे रहे हो। किसको बोलते हैं वैलेंस बैंड? उनको बोलते हैं वैलेंस बैंड। बॉन्ड नहीं है, बैंड है, जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट होंगे? मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जस्ट इसके आगे जो दूसरा वाला एटम है, मतलब चूंकि मेटल्स की बात कर रहे हो, सारे एटम बहुत पास पास नहीं होंगे ना, सारे एटम तो बिल्कुल क्लोजली होते हैं। अरे सारे एटम तो बिल्कुल टाइटली स्टैक्ड होंगे ना, निबिड़ संकुलित होंगे। तो जो भी आपके दूसरे वाले एटम का भी इस तरीके से है, उसका भी कुछ ना कुछ एक और उसका भी एक बैंड बना देते हैं आपको। जो दूसरा वाला जो बैंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन बैंड। अब खेल इसी चीज का है, खेल आपका इसी चीज का है। बहुत ध्यान से सुने। ये तो हमने क्या बोला कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत पास पास में आ जाते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या बना ले जाता है? वह बैंड बना ले जाता है। बैंड कितने टाइप का बना दिया? एक बता दिया वैलेंस बैंड, और एक आपको क्या बता दिया? कंडक्शन बैंड। क्या बता दिया? कंडक्शन बैंड। डन। चलिए अब आगे की कहानी समझे। वैलेंस बैंड तो किसको बोल रहे हैं? जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट हो? जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन्स? मेटल के आउटरमोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सभी को हम लोग कहां रिप्रेजेंट करते हैं? वैलेंस बैंड में। डन। अब चूंकि आप बात करो मेटल का, तो मेटल के पास तो डी ऑर्बिटल्स बहुत सारे वैकेंट होते हैं ना, बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो आप अगर बात करें जरा एक और बैंड का, तो वो आपका कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड कैसा सा है? अभी खाली है। क्या है अभी आपका? खाली। सही है। अब आ जाते हैं अपन डायग्राम में, और इस डायग्राम के बिहाफ से आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का इनकाउंटर करते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं, जहां ये जरा डायग्राम को देखिए आप। इस डायग्राम में सबसे पहला वाला जो डायग्राम देख रहे होगे वो आप कंडक्टर का देख रहे हो, और उस कंडक्टर के भी अंदर में विशिष्ट रूप से आप मेटल्स का देख रहे हो। किसका देख रहे हो? मेटल्स का देख रहे हो। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या? जो सेकंड वाला डायग्राम है वो आपका इंसुलेटर का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? इंसुलेटर का डायग्राम है। और नंबर तीन पर आप किसका देख रहे हो डायग्राम? वो डायग्राम आप देख रहे हो सेमी कंडक्टर। किसका देख रहे हो? सेमी कंडक्टर का। बिल्कुल थोड़ी देर और पेशेंस रखो, आपको तो समझ में आ जाएगा कि कब वह मेटल बनेगा, कब वह इंसुलेटर बनेगा, और कब वह सेमी कंडक्टर बनेगा। इसी एनर्जी के गैप से आपको पता पड़ जाएगा। डन। आइए जरा सबसे पहले पहला वाला डायग्राम आप देखो। जो सबसे पहला वाला आप डायग्राम देख रहे हो, कौन सा डायग्राम देख रहे हो? इधर वाला। फर्स्ट वाले डायग्राम में एक जो आपका वैलेंस बैंड होगा, नीचे नीचे से जो बना हुआ है वो आपका कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड है। और उसको शेड भी किया होगा, या फिर किसी कलर के भी द्वारा उसको फिल किया होगा। तो जैसा सा भी डायग्राम तो आप देख लो, नीचे वाला हमने आपको क्या बोल दिया? वो आपका वैलेंस बैंड है। क्या है आपका? वैलेंस बैंड, जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। डन। ये बातें समझ में आ रही है। अब ऊपर वाला देखो, जो ऊपर वाला है ना वो आपका क्या है? खाली। मैं पहले की बात करूं, मेटल्स की बात करूं, पहले मैं आपको मेटल्स के इसके बारे में समझाता हूं। बहुत ध्यान से देखिए। पहला वाला आपका कौन सा बैंड है? सबसे नीचे से है वो आपका वैलेंस बैंड है। ऊपर वाला क्या आपका? कंडक्शन बैंड है। अगर आप मेटल्स के जस्ट ऊपर वाला डायग्राम देख रहे हैं तो ये वैलेंस बैंड और ये जो कंडक्शन बैंड है, दोनों के दोनों काफी पास पास में चिपके हुए हैं। मतलब वैलेंस बैंड तो आपका ये हो गया, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और कंडक्शन बैंड क्या हो गया? ये हो गया। अब ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों सटे हुए। क्या आपके? सटे हुए। डन। ये वाला आपका क्या हो गया? मार्कर वाला आपका पोर्शन हो गया वैलेंस बैंड का। ये ऊपर वाला क्या हो गया? कंडक्शन बैंड। तो ये क्या होते हैं? आइदर सटे होते हैं, यानी तो ओवरलैप भी होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैप्ड होते हैं। सो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स बड़े आसानी से, बहुत ध्यान से सुनना, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स बड़े आसानी से इस वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाए? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। कोई परेशानी ना हो, और आराम से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके भैया? फ्लो करता 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 चलता चला जाए। क्या ये बात आपको समझ में आ सही है? आता की करीब में क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं
कि वैलेंस मतलब कंडक्टर के केस में जो भी आपका वैलेंस बैंड है और जो भी आपका कौन सा बैंड है कंडक्शन बैंड है, ये दोनों के दोनों आपस में आइदर सटे होते हैं या नहीं तो क्या होते हैं, इन दोनों का ओवरलैप होता है दोनों एक दूसरे पे, इस तरीके से ओवरलैप होगा जो कि डायग्राम में क्लियर कट आपको दिख रहा है ना। तो उस केस में कंडक्टिविटी आपको खुद ब खुद समझ में आ रही होगी कि वैलेंस बैंड से बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड में, और वो फर्दर बनेगा वैलेंस बैंड और फर्दर किसी दूसरे के कंडक्शन बैंड में यूं करते हुए इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरे साइड जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो कहानी होगी किसके बारे में, या ये तो कहानी होगी आपके कंडक्टर की, मतलब मेटल्स की। कंडक्टर में स्पेसिफिकली हम मेटल की ही बात करें तो हमने मेटल के बारे में बताया, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि जब अगर आप इंसुलेटर का डायग्राम देख लोगे तो इन दोनों के बीच में कुछ गैप्स आपको दिख रहा होगा। जो सेकंड नंबर का डायग्राम है उस केस में आप देख रहे होगे कि जो भी आपका कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड, और जो भी आपका कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में गैप होता है। अब वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है ही से, अब आप ध्यान से देखो, वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है ही से, देखो जरा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही से, बट ये बीच में क्या दिख रहा है आपको, अच्छा खासा गैप रहता है। अब इस गैप के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जंप करके, अब इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है, अगर आपको विद्युत का सुचालक बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना पड़ेगा। अब ये जो बीच में जो है ना, वो आपको, हम उस गैप को फॉरबिडन गैप कहते हैं, जैसा आप वहां पे देख भी रहे होंगे, क्या बोलते हैं उसको, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब ये एनर्जी गैप आपका इतना ज्यादा होता है, बहुत ध्यान से देखना, एनर्जी गैप आपका इतना ज्यादा होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां नहीं पहुंच पाता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता है। और जब अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगा, और इसी वजह से वो हमारा क्या बन जाता है, हमारा इंसुलेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही? कंडक्टर के केस में सर जी ओवरलैप रहेगा, इंसुलेटर के केस में सर जी इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप होगा, जिस गैप को हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं, जो कि वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस गैप को ओवरकम नहीं कर पाता, वो जंप नहीं कर पाता, यहां से वहां नहीं पहुंच पाता। डन, सही है। अच्छा, ये तो दो बातें बता दी। अब थर्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर के बारे में हमने आपको बताया भी था, वह क्या होता है, वह आपका अर्धचालक होता है। तो देखो उस केस में जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम। अब बहुत कम हो जाएगा तो मेटल नहीं बन जाएगा ना, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इंसुलेटर ही हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप्स, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख लोगे, वह इतना सफिशियंट होता है, बहुत ध्यान से सुनना, इतना सफिशियंट होता है सो दैट कि इलेक्ट्रॉन जंप मार के, ध्यान से सुने, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप मार के कहां पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर पाते, कुछ का भी इलेक्ट्रॉन ऐसा कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां पहुंच जाएंगे, इसमें पहुंच जाएंगे। हालांकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ने के कारण वो धनाधन क्या करना स्टार्ट कर देगा, जंप करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो वो तो आपकी एक बिल्कुल अलग सी स्टोरी होगी, लेकिन नॉर्मल केस की बात करूं तो ये वाला जो गैप है, बहुत ध्यान से देखो, ये वाला गैप ना तो आपका बहुत ज्यादा है और ना ही आपका बहुत कम है। बहुत कम होता तो क्या बन जाता, कंडक्टर बन जाता, मेटल बन जाता। बहुत ज्यादा होता तो क्या बन जाता, इंसुलेटर बन जाता। क्या बन जाता, इंसुलेटर बन जाता। इसी वजह से इसका सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, देखो गैप तो है लेकिन इतना जरूर है कि कोई मेहनत और मशक्कत करेगा तो जाके इसको पकड़ लेगा, और एक बार पकड़ लिया तो इस बैग में पूरे में कहीं भी घूमता चलता चला जाएगा। क्या ये बात आपको उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या ये बात आपको उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब आप, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात मैं आपको उस डायग्राम को रहने देता हूं एंड उस डायग्राम के ही हिसाब से आप पहले तो उस डायग्राम को बनाओ, एंड देन आफ्टर हम आपको उस डायग्राम से एसोसिएटेड 2-3 पॉइंट्स रिगार्डिंग कंडक्टर, रिगार्डिंग इंसुलेटर, रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर आपको लिखवा देते हैं। डन, कहां से है वो डायग्राम, उसके बारे में लिखवा दूंगा, एंड कैसे से वो डायग्राम आपके कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को परिभाषित करता अपनी भाषा में, उसके बारे में बात करूंगा। फटाफट वीडियो को पॉज करके वो डायग्राम बनाए, नोट कर लिया क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में लिखना, फिर मैं सोच रहा हूं कैसे से लिख दूं, यही लिख दूं क्या? चलो ये तीनों पॉइंट मिटा देते हैं और यही के अकॉर्डिंगली हम आगे लिख देते हैं। एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, हाँ, ताकि एक पेज में आपका आ जाए, एक फ्रेम में आपका सारा पॉइंट कवर हो जाए। कोशिश तो मेरी यही रहती है ताकि रिप्रेजेंटेशन वर्क थोड़ा बेहतर हो, ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए और नोट्स बनाने में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आए। क्या लिखना स्टार्ट करेंगे? चलिए उस डायग्राम के
बारे में कुछ का पॉइंट्स लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं, और क्या होंगे वो पॉइंट्स करते हैं। क्या लिखेंगे? द ऑर्बिटल्स, 2 सेकंड रुक जाओ, क्या लिखेंगे यहाँ पे? द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाँ लिख सकते हैं, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन मेटल्स फॉर्म व्हाट, क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द एटॉमिक ऑर्बिटल इन मेटल फॉर्म व्हाट आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड द एनर्जी ऑफ these molecular orbitals are so close so that it forms, क्या फॉर्म करता है? so that it forms what? It forms band। क्या फॉर्म करता है बच्चों? फॉर्म करता है बैंड। क्या फॉर्म करता है? बैंड फॉर्म करता है। डन ना? एंड आगे, या फिर एंड छोड़ो, आप नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली लिखना स्टार्ट करते हैं। अब बैंड्स किसको बोलते हैं भैया? एक तो बता दिया, एक को आपने वैलेंस बैंड बोला और दूसरे को क्या बोला? कंडक्शन बैंड बोला। तो चाहो तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम भी बना करके बना सकते हैं। आप यहाँ पे ना यूं इस तरीके से एक डायग्राम बना लो अगले पॉइंट में, और इसको ना इस तरीके से कर दो, मतलब या फिर इसको कंप्लीटली शेड कर देना। क्या लिखना? इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट in what? In वैलेंस बैंड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैलेंस बैंड। डन। और ये वाला क्या हो जाएगा? दूसरा वाला बिल्कुल सिंपल रहने देना, और ये वाला क्या बन जाएगा आपका? एम्प्टी बैंड इज कॉल्ड क्या? यही आपका क्या कहला जाता है? यही आपका कहला जाता है कंडक्शन बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, है ना, नीचे से जंप मार के, यहां से जंप मार के यहां पहुंचने वाले हैं, तो क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। डन। ये दोनों की तो बातें हमने आपको बता दी। अब क्या फाइनल बात बचता है? अपना फाइनल बात बचता है इन दोनों के बीच के गैप्स के रिगार्डिंग। गैप अगर बहुत कम है या फिर ओवरलैप्ड है तो क्या बन जाएगा? कंडक्टर। ज्यादा है तो क्या बन जाएगा? इंसुलेटर। एंड पार्शियल है तो क्या बन जाता है? अपना सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो एसोसिएटेड 3 पॉइंट्स आपके और बनते हैं जिस पर अपने को क्या करना है? बात करना है। तो फटाफट पॉइंट लिखना भी स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए जरा यहां से, क्या लिखेंगे? इफ द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर टू क्लोज, TOO वाला टू है, टू क्लोज, और क्या? और ओवरलैप, then electron can jump from valence to what? Valence to conduction band, and hence will form, क्या फॉर्म करेगा? will, and hence such solid are क्या बोल सकते हो? टिपिकली क्या बोल देंगे? आइदर उसको कंडक्टर बोल देंगे, कंडक्टर्स लिख दे ज्यादा बेहतर है, और कंडक्टर्स, और क्या? और मेटल्स। मोस्टली तो मेटल ही होते हैं जो कि क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। डन। तो पहला वाला तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया, जहां हमने आपको क्या बताया कि वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, ये दोनों बैंड के बीच में एनर्जी का जो लेवल है, जो गैप है, वो गैप का वो बहुत पास में हो, या नहीं तो क्या हो? ओवरलैप। पहला हो गया क्या? और इससे आपको क्या मिल गया? कंडक्टर मिल गया। दूसरे की बात करते हैं क्या? तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा?
इफ द गैप बिटवीन, ऐसे लिख देते हैं, इफ, यहां पर भी आप चाहो तो कर दो इफ द गैप बिटवीन, ज्यादा बेहतर है ना। इफ द गैप आगे लगा दीजिएगा, फिर क्या लगाना, बिटवीन लगाना, क्या लगाना, बिटवीन। इफ द गैप बिटवीन, या गैप लिखा है या द लिखा है, डन। इफ द गैप बिटवीन, या फिर एक काम कर लो यार, इसको तो मैं मिटा ही देता हूं और आगे से लिख देता हूं, यहां से लिख देता हूं, होपिंग दिख रहा होगा। कैसे लिखेंगे, इफ द गैप बिटवीन, दिख रहा है ना। अगेन, इफ द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड व्हाट, एंड कंडक्शन बैंड। देखिए टाइम में तो पास हो रहा है एग्जैक्टली। अब अगली बार से कभी कुछ ऐसी थ्योरी होगी जो कि बिल्कुल एक टाइप की चीजें रिपीट हो रही होंगी, तो पहले ही मैं आपको लिख के दे दूंगा, ताकि इन सभी चीजों में आपका दिमाग ये ना कहे कि और यार उसका तो वीडियो काफी लंबा सबने बना दिया है ना। इफ द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड व्हाट एंड कंडक्शन बैंड आर, गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इफ द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड, यहाँ एंड छूटा है भाई, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा एंड कंडक्शन बैंड, है ना। एंड कंडक्शन बैंड आर टू हाई, और उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप बोलते हैं, जो कि आपने उस डायग्राम में के अकॉर्डिंगली लिख भी लिया होगा अपनी कॉपी में। टू हाई, देन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप इजिली, कैनॉट जंप इजिली, क्या, फ्रॉम वन बैंड टू, सेम लिख लो यार, आप लोग ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे। फ्रॉम वैलेंस टू व्हाट, टू कंडक्शन बैंड, फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, बैंड है भाई ये, ध्यान देना, बॉन्ड मत लिख देना, बैंड, एंड हेंस such solids are typically कंडक्टर्स बोले, इस वाले के केस में क्या बोल देंगे, इस वाले के केस में बोल देंगे इंसुलेटर, क्या बोल देंगे, इंसुलेटर्स ही इसको बोल देंगे। 2 पॉइंट हो गया आपका। अब आप क्या बोलोगे, अब आप उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखे थे कि क्या, कि उस वाले के केस में गैप क्या होता है, हल्का फुल्का होता है, कम होता है, तो क्या लिखेंगे थर्ड वाले केस में, इफ द गैप बिटवीन, या फिर गैप की जगह पे देखो, मेरा तो मन कर रहा है यहां पर कोई दूसरी अंग्रेजी लिखने का, लेकिन अलग अलग 3-4 बार अगर आपकी अंग्रेजी हो जाएगी तो फिर आपको लगेगा कि यार ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। सो दैट्स व्हाई लैंग्वेज को काफी सिंपल रहने दे रहे हैं। और क्या लिखा हम यहाँ पे, इफ द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड व्हाट एंड कंडक्शन बैंड are not so high, and क्या लिख सकते हैं, and partially some of electrons can jump, क्या करना है, some of electrons can jump from conduction band, can jump, and partially some of electron can jump from तो वैलेंस बैंड होगा ना बाबू, टू हो जाएगा कंडक्शन, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और आखिरी में क्या लिख दोगे, एंड हेंस, कैसे से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, एंड हेंस सच सॉलिड फॉर्म्स व्हाट, क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्म्स टिपिकली सेमीकंडक्टर्स, क्या कहलाते हैं वह हमारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब ये जो बोल तो दिया हमने आपको सेमीकंडक्टर, बट ये सेमीकंडक्टर इतना छोटा टॉपिक नहीं है, ये तो इसके बारे में तो मैं आपको सब कुछ बताने के बावजूद भी कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्यों, क्योंकि आपके फिजिक्स में ही आपका कंप्लीट सेमीकंडक्टर है, तो वहां तो सर बिल्कुल स्क्रैच से उठाते, पहले भी बताया,
वह तो सॉलिड पकड़ेंगे, सॉलिड के बाद क्रिस्टलाइन पकड़ेंगे, एमॉर्फस पकड़ेंगे, वो सारी बातें करेंगे। डन। और उसके जस्ट बाद वो उतरेंगे अपने सेमीकंडक्टर पे। हमने उतरना था अपने यूनिट सेल पे, सही है, और हम उसके अकॉर्डिंगली सारे डिस्कशन किए। यहां तो बस केवल आपको सिंपली इन बैंड्स के वजह से या फिर इन बैंड्स के बीच में एनर्जी का गैप क्या है और उन गैप से आप कैसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बोल सकते हो उसकी बात करें। यहां तक के करीब में आप लोग नोट कीजिए पहली बात। दूसरी बात कि हम अगली वीडियो में सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर फर्दर कितने टाइप का होता है, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देते हुए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। डन। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नंबर जो हमने आपको दिया है, काइंडली कोई भी डाउट हो, बॉयज या गर्ल्स कोई भी अगर जिनको डाउट हो रहा हो या फिर जिनने अभी नया नया स्टार्ट भी किया हो, एक बार जरूर कॉल करें कि पढ़ना कैसे है और किस तरीके से। मेरा जो व्हाट्सएप वाला नंबर वो घूम रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप ही कर दो एंड देन आफ्टर हम आपको बता देंगे अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी समस्या आ रही है। काफी इतना आज के लिए। थैंक यू।